हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का जीके मिलियनर में स्वागत है। और आज मैं आपको कंप्यूटर विषय पर अपनी कक्षा दूंगा। जैसा कि इसकी पहले ही कक्षा में मैंने आपको कंप्यूटर के पाठ्यक्रम से आपको परिचित करवाया और हमने वहाँ पर जब मैंने पाठ्यक्रम के बारे में बात किया तो हमने वहाँ पर देखा कि कंप्यूटर के विषय के अंतर्गत हमें मुख्यतः 10 अध्यायों को पढ़ना होता है, जिसमें सबसे पहला जो अध्याय था वो अध्याय था आपका कंप्यूटर का उद्भव और विकास। तो मैं क्या करूंगा, आज हम लोग सबसे पहले इसी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर का उद्भव। यदि अंग्रेजी में बात किया जाए तो इसे हम कह सकते हैं एवोल्यूशन। मैंने पाठ्यक्रम में ओरिजिन शब्द का प्रयोग किया था, मैं इसके स्थान पर इस शब्द का प्रयोग करूंगा एवोल्यूशन शब्द का। और हम देखेंगे कि वर्तमान समय में हम लोग जिस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं उसने अपना वह जो रूप पाया है वह कैसे पाया, हम इन सारी चीज़ों की चर्चा करते हुए चलेंगे। हम लोग प्राचीन समय में जो गणना यंत्रों का निर्माण किया गया है उन सारे को एक एक करके पढ़ते चलेंगे। और हमारा एग्जामिनर जो है यहाँ पर किस प्रकार का प्रश्न बनाता है, इन सारी चीज़ों पर धीरे धीरे करके हम पढ़ते चलेंगे और वहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं मैं उसके बारे में भी बात करता रहूँगा। जैसे आप देखेंगे कि यदि मैं कंप्यूटर के बारे में बात करूं तो इसके समान परिचय के बारे में बात करूं तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वर्तमान समय जिस कंप्यूटर को आप देख रहे हैं, जिसका प्रयोग आप करते हैं, तो यह दो करते हैं। यदि मैं इसके परिचय के बारे में बात करूं तो कंप्यूटर जानते हैं कि ये गणितीय गणना के साथ साथ क्या है, तार्किक गणना भी यह करने में सक्षम है। तार्किक गणना करने में भी सक्षम है। पर क्या ये जो कार्य वर्तमान समय यह कर रहा है, क्या प्राचीन समय में इस तरह का कार्य कर पाता था? नहीं, क्योंकि प्राचीन समय में जो भी यंत्र बने हैं वह केवल आप देखेंगे क्या कि वह केवल अंकों के आधार पर ही गणनाएं कर सकती थी। यदि मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में तो याद क्या रखें कि कंप्यूटर के बारे में समान चीज़ यदि बात करूँ तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है मनुष्यों के द्वारा बनाया गया एक मशीन है और इसने हमारे जीवन को काफ़ी हद तक क्या बदलाव लाया है। हमारे रहने का ढंग को या काम करने के तरीके जो हो सकते हैं या हमारे खेलने का ढंग हो सकता है, इन सारे तरीकों में ही बदलाव लाया है। आप देख सकते हैं पिछले 4 दशकों में यह इतना विकसित हो चुका है कि इसने हमारे समाज के काम करने के तरीकों को पूरा तरीके से बदल दिया है। आप पाएंगे क्या कि प्राचीन समय में क्या है कि आप कह सकते हैं कि अबेकस नामक यंत्र से यह शुरू हुई और वर्तमान समय में यह बहुत ही अधिक गति से चलने वाली माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर में परिवर्तित हो चुकी है। तो हम इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते चलेंगे कि प्राचीन समय में किस प्रकार के गणना यंत्रों का प्रयोग होता था या हमारे एग्जामिनर के द्वारा वहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं कंप्यूटर का उद्भव के बारे में। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे एक यंत्र के बारे में। हम बात करेंगे अबेकस। आप में से कई लोग इस यंत्र से परिचित होंगे, इस सबसे परिचित होंगे, किताबों में इसका उल्लेख भी किया गया है। अबेकस के बारे में क्या क्या जानना है तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ अबेकस को यदि हम कहें तो यह कह सकते हैं दुनिया का प्रथम संगणक यंत्र था, अर्थात गणना करने वाला यंत्र था। प्राचीन समय में इसका प्रयोग क्या था, गणितीय कार्य करने में, अधिक गणितीय गणना करने में इसका प्रयोग होता रहा। वर्तमान समय में भी इसका प्रयोग हो रहा है गणना करने में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसका प्रयोग कहाँ पर आपको होता हुआ दिखेगा, ये आपको होते हुए दिखेगा कि बच्चों को गिनती सिखाने में इसका प्रयोग होता हुआ दिखेगा। आप इसके चित्र को देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है कि इसकी संरचना किस प्रकार की है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लास्टिक के फ्रेम में क्या किया गया है, तारों पे क्या किया गया है, मोतियों पिरा रखी गई है। अनहीनी का प्रयोग किया जाता है क्या चीज, बच्चों को गिनती सिखाने में। पर प्राचीन समय में क्या था कि ये जो फ्रेम था वो लकड़ी का बना हुआ था और यहाँ पर तारों पे क्या किया गया था, मनकी पिरोई थी। अब ये मनकी क्या थे, उस समय मिट्टी के बने हुए थे। तो इस समय क्या था कि प्राचीन समय में इसका प्रयोग हो रहा था, कहाँ पर प्राचीन समय में हो रहा था, इसका प्रयोग हो रहा था आपका गणना करने में। यदि मैं बात करूँ इसके बारे में तो अलग अलग आप कंप्यूटर की किताबों को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे क्या कि अलग अलग किताबों में अलग अलग तथ्य दिए हुए हैं, उनकी उत्पत्ति को लेकर के बताया जाता है। कि कुछ किताबें में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे क्या कि यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इसकी उत्पत्ति
चीन में हुई। इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ? चीन में हुआ। पर कुछ किताबें हमें यह बताती है कि इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ, आविष्कार किन लोगों ने किया। तो आप कहेंगे कि बेबीलोन की सभ्यता ने इसका आविष्कार किया, अर्थात बेबीलोन के लोगों ने इसका आविष्कार किया। पर मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर इसकी उत्पत्ति को लेकर हमें कोई भी सटीक प्रमाण नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर यह कहना सही नहीं होगा कि चीन के लोगों ने या बेबीलोन के सभ्यता वाले जो लोग थे वहाँ पर क्या किया था, इसका निर्माण किया गया था। पर इतना स्पष्ट है कि इसका प्रयोग किस रूप में हो रहा था। प्राचीन समय में भारतीय उपमहाद्वीप हो, गल्फ नेशन हो, या सभ्यता बेबीलोन की हो, या सभ्यताएं मिस्र की हो, या चीनी सभ्यता हो, वहाँ पर इसका प्रयोग, इस यंत्र का प्रयोग गणना के लिए की जा रही थी। इस यंत्र का प्रयोग गणना के लिए की जा रही थी, अंकीय गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा था। पर उत्पत्ति के बारे में कोई भी हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला कि इसका आविष्कार किसने किया, इस मशीन का, इस गणना यंत्र का। तो आगे हम देखते हैं। अब बात करते हैं, ये वर्ष मैं बात कर रहा हूँ लगभग आज से 4000 वर्ष पूर्व के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद भी गणना यंत्रों का निर्माण नहीं हुआ। कई सारे गणना यंत्र का निर्माण हुआ, पर इतिहास में या तो उनका उल्लेख नहीं है या तो उनका कोई महत्व नहीं था। पर आप देख सकते हैं कि 10वीं 11वीं शताब्दी के मध्य में क्या होता है। ये समय क्या है? ये समय ये है कि यहाँ पर समाज पर धर्म का क्या प्रभाव है, जिसके कारण से आपको क्या है कि यहाँ पर समाज में ना किसी प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति आपको देखने को नहीं मिलती है। पर जैसे जैसे आप समय बीतता है, यहाँ पर समाज पे क्या होगा, धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और आप देख सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में नए नए खोज होने प्रारंभ हो जाएंगे। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में भी आपको क्या होगा कि कई नई नई खोजें होंगी, नई नई आविष्कार होंगे। और उसी क्रम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मशीन का निर्माण किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है क्या चीज, पास्कल लाइन। यदि मैं बात करूं पास्कल लाइन के बारे में, तो इसका निर्माण किसने किया था, इसका आविष्कार किसने किया था, तो आप कहेंगे ब्लेज पास्कल ने। किस वर्ष किया था, तो आप कहेंगे 1642 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। यदि मैं ब्लेज पास्कल के बारे में बात करूं तो ब्लेज पास्कल जो है ये रहने वाले कहाँ के थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे और एक पेशे से ये गणितज्ञ थे। पेशे से क्या थे, गणितज्ञ थे। मैं आप थोड़ा बताना आपको चाहूँ इस मशीन के बारे में, पास्कल लाइन या इसे पास्कल कैलकुलेटर भी कहा जाता है, पास्कल कैलकुलेटर। अब इस मशीन में खास बातें क्या थी, मैं इसको थोड़ा स्पष्ट करने का आपको प्रयास करता हूं। जैसे इस मशीन में खास बात क्या थी कि आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर ना इंटरलॉकिंग गियर का प्रयोग किया गया था, इंटरलॉकिंग गियर का प्रयोग किया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे ना कि जहाँ 0 से लेकर 9 अर्थात 10 संख्याओं को यह दर्शाता था। और यह मशीन केवल जोड़ सकता था या तो फिर घटा सकता था। अब इसी कारण से क्या था कि इसे ना एक और नाम दिया गया जिसे कहा गया एडिंग मशीन। आपका एग्जामिनर यहाँ पर एकदम साधारण प्रश्न नहीं बनाएगा कि बताइए कि पास्कल लाइन का या पास्कल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया। आपका एग्जामिनर यहाँ पर इस तरह यदि प्रश्न बनाना भी होगा तो इस प्रकार का प्रश्न बनाएगा कि आपसे पूछ देगा कि एडिंग मशीन का निर्माण निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था, किस गणितज्ञ ने किया था या किसने किया था। आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है। 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाए, अलग अलग व्यक्तियों के नाम दे दिया जाए और उसमें से एक ऑप्शन आपका ब्लेज पास्कल का भी हो, तो आपको याद क्या रखना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ब्लेज पास्कल। क्योंकि एडिंग मशीन किसे कहा जा रहा है, पास्कल कैलकुलेटर को ही एडिंग मशीन कहा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि प्रश्न बनेगा तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको बनेंगे। मैं थोड़ा सा बात आपको और स्पष्ट यहाँ पर करना ये चाहता हूँ कि अभी जो बना, ये जो पास्कल लाइन बना या पास्कल कैलकुलेटर बना, ये पूरी तरह का यांत्रिक था। अर्थात इसे चलाने के लिए इसे हाथों से चलाया जाता था, हाथों से चलाना पड़ता था, हाथों से चलाना पड़ रहा था। पर आप देखेंगे क्या कि 18वीं सदी मतलब कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में आप देखेंगे क्या कि एक नई अवधारणा विकसित हुई है एक गणना यंत्र को निर्माण करने की। और वो क्या थी कि अब ऐसे गणना यंत्र की निर्माण की कल्पना की जाने लगी जो ऑटोमेटिक चले, ऑटोमेटिक अर्थात स्वयं से कार्य कर सके। और इसी के क्रम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1801 ईस्वी में दुनिया का पहला स्वचालित अर्थात ऑटोमेटिक मशीन का निर्माण किया गया। अब इसका निर्माण किसने किया, तो आप पाएंगे क्या, इसका नाम था जोसेफ मेरी जैकवर्ट ने एक मशीन का निर्माण किया जो स्वयं से चलती थी अर्थात ये ऑटोमेटिक थी। अब इसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया एनालिटिकल इंजन। वैसे मैं आप थोड़ा सा भ्रमित हो जाएंगे कि मैं एनालिटिकल इंजन का प्रयोग यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस इंजन का निर्माण तो 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने किया था। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 1801 में जोसेफ मेरी जैकवर्ट ने दुनिया का पहला ऑटोमेटिक मशीन का निर्माण किया और इसका नाम क्या रखा गया, एनालिटिकल इंजन।
आगे चल के भी आप देखेंगे कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा भी एक इंजन का निर्माण किया जाता है जिसका नाम वो एनालिटिकल इंजन ही रखता है और वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक था। पर इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट आपको और कर दूं कि ये एक सिलाई करने वाला, बुनाई करने वाला एक मशीन था। अब इसमें किया क्या गया था कि धातु के जो प्लेट होते थे ना, उन्हें क्या किया गया था, पंच किया गया था। सॉरी, धातु के प्लेट को क्या किया, छेद करके क्या किया गया था, पंच किया गया था, छेद कर पंच किया गया था। और इससे क्या हुआ कि ऐसी मशीन का निर्माण हुआ जो क्या हुआ कि स्वयं से ही ना कपड़े की बुनाई को नियंत्रित कर सकता था। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब तक आपने देखा इसके पहले जब निर्माण हुए थे गन्ना यंत्र का, वहां पर क्या था कि जो गन्ना यंत्र बन रही थी वह मैनुअली से चलाना पड़ता था, हाथों चलाना पड़ता था, वो यांत्रिक होता था। पर अब यहाँ पर क्या था कि एक नई अवधारणा का विकास हो रहा था और वो क्या था, वो था ऑटोमेटिक का, अर्थात स्वयं से चलने वाली मशीन की निर्माण की कल्पना की जा रही थी और इसका भौतिक स्तर पर इसका निर्माण भी क्या देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज का। इन्होंने 1822 ईस्वी में, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1822 ईस्वी में एक इंजन का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, डिफरेंस इंजन। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या किसका निर्माण किया, डिफरेंस इंजन का। और ये क्या था, भाप पे चलता था और गणितीय गणना करने में सक्षम था। यदि मैं चार्ल्स बेबेज के बारे में बात करूं तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और पेशे से एक गणितज्ञ थे। और इनका यदि बात किया जाए कंप्यूटर के निर्माण में, कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है। इसी कारण से आपने सुना होगा, किताबों में आपने पढ़ा होगा कि इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब यदि मैं बात करूं तो इसने अपने जीवन के कई वर्ष जो थे ना ऐसे यंत्र के निर्माण की कल्पना में बिताए जो स्वयं से गणना कर सकते हैं, पर यह पूर्ण रूप से ना उस तरह के मशीन का निर्माण कर नहीं पाए। आगे चल के क्या था कि डिफरेंस इंजन में कई प्रकार के संशोधन किए गए, इसको विकसित किया गया और आगे चल के 1842 ईस्वी के आसपास में आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये संशोधित रूप था किसका, डिफरेंस इंजन का ही। और ये भी किस पर चल रहा था, ये चल रहा था भाप पे चल रहा था, पर ये क्या था, ऑटोमेटिक था। ऑटोमेटिक ये भी था, पर ये संशोधित रूप था इसका। तो आप देख सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की हार्डवेयर की संरचना किस प्रकार की हो, इसकी अवधारणा को विकसित किया। उसी प्रकार आपको एक आर पर्सन का नाम याद रखना है और वो पर्सन है लेडी अडा अगस्टा। अब इनके बारे में कुछ हम जानते हैं। जैसे आपको पता होगा कि इन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। साथ में आपने किताबों में पढ़ा होगा कि इन्होंने ही बाइनरी सिस्टम जो वर्तमान समय में जो बाइनरी प्रणाली है उसको क्या किया, विकसित किया, इसका आविष्कार किया सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि 1842 ईस्वी के पास में इन्होंने क्या किया, इस मशीन में ना पहला प्रोग्राम डाला। अब ये जो प्रोग्राम था वर्तमान समय में जो आप सॉफ्टवेयर को देखते हैं ये इलेक्ट्रिक किस रूप में है, विद्युत के रूप में है। पर उस समय जो प्रोग्राम डाला गया वो क्या था, भौतिक रूप में था। और ये प्रोग्राम होते क्या हैं, तो आप कहेंगे प्रोग्राम तो होते हैं निर्देशों का समूह होते हैं। और इन्हीं को क्या किया गया, इस मशीन में निर्देशक इन्हीं प्रोग्रामों क्या किसमें डाला गया, उस इंजन में डाला गया, एनालिटिकल इंजन में। अब इनके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। इन्होंने क्या किया कि सॉफ्टवेयर का निर्माण किस प्रकार हो, सॉफ्टवेयर की संरचना किस प्रकार की होगी, इसका निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, इसकी अवधारणा को इन्होंने विकसित किया। और हार्डवेयर की संरचना को विकसित किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने। आगे चल के आप देखेंगे कि 1945 से 50 के मध्य में एक प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है अमेरिका में। किसके निर्देशन में ये शुरू होगा, आपको डॉक्टर जॉन वान न्यूमन के निर्देशन में। और आप पाएंगे क्या कि इन्होंने क्या किया कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो हार्डवेयर की संरचना किस प्रकार की हो, इसकी अवधारणा का ऑलरेडी अडा अगस्टा के क्या सॉफ्टवेयर बनाने की अवधारणा का प्रयोग करते हुए ना उस समय का दुनिया का पहला, आप कह सकते हैं दुनिया का पहला आधुनिक कंप्यूटर का इन्होंने निर्माण किया। और कह सकते हैं कि उस समय इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया वह सबसे अधिक गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर था। तो हम उसके बारे में जानेंगे, डॉक्टर जॉन वान न्यूमन के बारे में हम लोग जानेंगे, किस प्रकार उनका योगदान रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में। हम इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि एक और व्यक्ति के बारे में। और इस व्यक्ति के बारे में हम यदि बात किया जाए तो हम देख सकते हैं
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर इन सारी चीज़ों के फ़ोटो हैं। ये आपका जो ये फ़ोटो जो है, ये आपका जो चित्र है, ये आपका चित्र है अबेकस का। ये चित्र आपका अबेकस का है। ये चित्र जो आपका है ये है पास्कल लाइन का। और ये जो चित्र है ये आपका डिफरेंस इंजन का, एनालिटिकल इंजन का। अब यदि मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 1892 ईस्वी में क्या हुआ घटनाएं कि 1892 ईस्वी में 92 ईस्वी की घटना है क्या कि आपने हरमन होलात के बारे में सुना होगा। इन्होंने क्या किया, एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, आपको किताबों में पढ़ते होंगे तो पता चलता होगा, सेंसस टेबलेटिंग। अब ये भी एक क्या था, एक गणना करने का यंत्र था। और इस मशीन का प्रयोग 1892 ईस्वी में जब अमेरिका में जनगणना कराई गई थी तो इस मशीन का प्रयोग किया गया। अब समय आता है 1900 के आसपास में। इस समय तक बिजली का आविष्कार हो चुका था और इसके आविष्कार के बाद ही आप जान सकते हैं तकनीकी क्षेत्र में क्या हुआ, क्रांति आई। और कंप्यूटर के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं कई कंप्यूटर के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का निर्माण को गति प्रदान मिली। 1937 से 1930 और 1950 के मध्य में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कार्य हुए हैं। और आधुनिक कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ, हमारा पहला प्रोटोटाइप जो बना, ये इसी समय में हुआ। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था 1945, आप जानते हैं 1939 से 45 के में द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। यहाँ पर तकनीकी, यहाँ लड़ाई केवल हथियार से पर निर्भर नहीं थी, यहाँ तकनीक की भी लड़ाई थी। जो देश बेहतर तकनीक ला पाता वो देश उस देश का विश्व स्तर पर मान सम्मान बढ़ता, या हम कह सकते हैं उसकी छवि बेहतर बनती। तो उसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि अमेरिका में क्या होता है कि कई सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं कंप्यूटर के निर्माण में। तो हम इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि क्या कार्य हुए। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया का जो पहला कंप्यूटर बना, ये कहाँ पर बना, तो आप कहेंगे दुनिया का पहला कंप्यूटर अमेरिका में बना। अब इसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे इसका नाम है ENIAC। इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप आपका है, इसका पूर्ण रूप से एग्जामिनर आपका पूछ सकता है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। अभी तक याद रखें क्या कि यहाँ पर इसके कंप्यूटर शब्द का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। इसके लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ, कैलकुलेटर शब्द का। इसका पूर्ण रूप क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो 1946 में आप देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व के दौरान में क्या हुआ कि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुस्लिन ने इसका आविष्कार किया। अब इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह दुनिया का पहला पूर्ण रूप से बिजली पे चलने वाला ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। कभी कभी क्या होता है कि आपको किताबों में क्या था कि बताया जाता है कि ABC को दुनिया का, किताबों में यहाँ लिखा हुआ है कि ABC जो था वह दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप भ्रमित ना हो। आपके एग्जाम में यदि यह प्रश्न आता है कि दुनिया का पहला बिजली पे चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तो याद क्या रखें, आपका यदि चुनाव करना पड़े तो आप किस सूत्र का चुनाव करेंगे, ENIAC का। आगे हम बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दो शब्दों को मैंने यहाँ पर लिखा है, एक है मार्क 1 और दूसरा है क्या, ABC। इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। तो हम बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। मार्क 1 के बारे में, यदि मार्क 1 को आप देखेंगे तो मार्क 1 क्या था, ये जो ENIAC बना ना, ENIAC ये दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है कि ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था, दुनिया का पहला आधुनिक कंप्यूटर था। पर ये मार्क 1 जो था ना, इसी का प्रोटोटाइप था। 1937 से 44 के मध्य में आप देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट चलाया गया था IBM कंपनी के सहयोग से और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड आइकन के निर्देशन में एक प्रोजेक्ट चलाया गया और दुनिया का पहला कंप्यूटर का, आधुनिक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप बनाया गया, जिसका नाम क्या था, मार्क 1। आपने ABC के बारे में सुना होगा। अब ABC का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका हो गया एटनॉस एंड बेरी कंप्यूटर, इसे तो यही कहा जाता है। और किताबों में इसके बारे में क्या लिखा गया है कि यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जबकि ये गलत है। यहाँ पर भी है कि इन्होंने योगदान इस क्षेत्र में दिया, कंप्यूटर का निर्माण भी किया, पर यहाँ पर क्या था, पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक नहीं था या कुछ कमी तो होगी। क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जामिनर ने किसे सही माना है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसे माना है सही, तो आप कहेंगे ENIAC को। यदि आपके एग्जाम के समय में यह प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है, तो आप सही किसे मानेंगे। यदि ऑप्शन में ENIAC और ABC दोनों हो तो आप सही किसे मानेंगे, ENIAC को। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे ABC के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता था ये कि देखिए यहाँ पर ये आपको चित्र दिख रहा होगा, ये आपको मैं इसके लिए आपके लिए मैं जूम कर देता हूँ। ये ENIAC था, उस समय जो कंप्यूटर बनाया गया था ये था ENIAC। ये कुछ इस प्रकार का दिखता था। अब इस समय जो कंप्यूटर बन रहे थे
यहाँ पर याद क्या रखना है, वर्तमान समय में आप कंप्यूटर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ना माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता हुआ आपको दिखेगा, पर इस समय यहाँ पर जो भी कंप्यूटर बन रहे हैं ना, यहाँ पर क्या था कि माइक्रो प्रोसेसर के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हो रहा था। वर्तमान समय मेमोरी के लिए आपको क्या आप देखेंगे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का प्रयोग हो रहा है, पर उस समय क्या हो रहा था, तो मैग्नेटिक टैप का प्रयोग हो रहा था। कंप्यूटर की गति बहुत कम थी, इसका आकार बहुत बड़ा था, इस तरह के कंप्यूटर बन रहे थे। सॉफ्टवेयर अनडेवलप था, किसी प्रकार की भाषा नहीं बनी थी, मतलब कि भाषा थी केवल मशीनी भाषा थी, नई प्रकार की भाषा नहीं आपको देखने को मिलेगी, सॉफ्टवेयर की भाषा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह के हालात अब यहाँ पर बने हुए थे। अब ENIAC के साथ प्रॉब्लम क्या था, ENIAC के साथ प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर ना कि इसमें एक बार प्रोग्राम यदि डाल दिया गया तो उसमें परिवर्तन करवाना बहुत ही कठिन था। इसी कारण से क्या होगा कि आगे चल के आप देखेंगे क्या कि इस क्षेत्र में विकास होगा और यहाँ पर एक नए प्रकार के कंप्यूटर का निर्माण किया जाएगा जिसके कहा जाएगा IDVAC। IDVAC का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर याद क्या रखें, पूर्ण रूप से पूछ सकता है कि IDVAC का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे याद क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका पूर्ण रूप क्या होगा, इसका पूर्ण रूप होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब यहाँ पर इसके बारे में बताता हूँ, ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर था, पर यह जो था ना, यह एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित था। ये जो कंप्यूटर था यह स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित एक कंप्यूटर था। अब ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट क्या है, तो वर्तमान से आप जानते हैं कि आपके रैम में या आपके रोम में क्या होता है कि पहले से क्या है, निर्देश प्रोग्राम को क्या कहता है, इनबिल्ड कर दिया जाता है और उसी के आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। तो यहाँ पर ना इस तरह के अवधारणा का विकास हुआ और उसके बाद नए प्रकार के कंप्यूटर बनने शुरू हो गए थे और इसे ही क्या कहा गया, इसके इस अवधारणा का प्रयोग करके जो पहला कंप्यूटर बना वो क्या था, IDVAC था। थोड़ा सा बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, आगे चल के आपको मैं थोड़ा सा देखिए, ये आपका जो चित्र है ये IDVAC का था, कुछ इस प्रकार से यह दिखता था, ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखता था कंप्यूटर। इसको मैं जूम करता आपके लिए, ये कुछ इस प्रकार से दिखता था ये IDVAC। और ये जो नीचे है ये आपका UNIVAC, कुछ इस प्रकार से आपको दिखता था UNIVAC, कुछ इस प्रकार का दिखता था UNIVAC। हम UNIVAC के बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले हम बात करते हैं डॉक्टर वान न्यूमन के बारे में, डॉक्टर जॉन वान न्यूमन के बारे में। तो याद क्या रखें, आपको कई किताबों में इसके बारे में उल्लेख नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि क्या हुआ कि 1951 के टाइम में क्या हुआ कि एक टीम के साइंटिस्टों की एक टीम ने क्या किया, जिसे लीड कौन कर रहे थे, निकोलस मेट्रोपोलिस इसे की लीड कर रहे थे। आप देख सकते हैं इसे एक कंप्यूटर का एक कंस्ट्रक्टेड एक कंप्यूटर कॉल द मैथमेटिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर मैनियक। अब यहाँ याद क्या रखना आपको है कि 1951 में क्या हुआ कि एक नए प्रकार के कंप्यूटर का निर्माण किया गया, अब जिसका नाम क्या था, मैनियक। अब इसके बारे में याद क्या रखना है कि यहाँ ये कंप्यूटर जो बनाया गया ना, ये उस समय का सबसे अधिक गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर था। इसका यदि पूर्ण रूप आपसे पूछा जाता है तो आपका पूर्ण रूप क्या बताएंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ याद रखना है आपको मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसका पूर्ण रूप ये होगा। यदि मैं बात करूं मैनियक के बारे में तो याद क्या रखना कि जो मैनियक था वह ENIAC की तुलना में बहुत ही छोटा था, काफ़ी छोटा था। इसकी यह लगभग 6 फीट इसकी ऊंचाई थी, 8 फीट का मतलब कि 8 फीट या चौड़ा था और इसका वेट लगभग आधा टन था, लगभग 500 किलोग्राम का था और ये ENIAC की तुलना में ज़्यादा बेहतर था क्योंकि यह स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के आधार पर कार्य कर रहा था। अब यदि मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के कंप्यूटर के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया, तो ये जो जिस अवधारणा पे इस कंप्यूटर का निर्माण किया गया उस अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, डॉक्टर वान न्यूमन ने। इसी कारण से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो कंप्यूटर अगर बना तो इन्हें न्यूमन मशीन भी कहा जाता था। क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणाओं को विकसित किया। साथ में आपको मैंने वहाँ पर ही बताया था कि किस प्रकार हार्डवेयर की संरचना की अवधारणा विकसित किसने की थी, तो आप कहेंगे कि चार्ल्स बेबेज ने हार्डवेयर की संरचना किस प्रकार की उसकी अवधारणा विकसित कर चुका था, वो कर दिए थे। आज सॉफ्टवेयर की अवधारणा किसने विकसित की थी, सॉफ्टवेयर की संरचना किस प्रकार, सॉफ्टवेयर की रचना किस प्रकार की जाए, इसकी अवधारणा किसने विकसित की थी, तो आप बोलेंगे लेडी अडागस्टा ने। तो इन दोनों की अवधारणाओं का प्रयोग करके ना डॉक्टर जॉन वान न्यूमन ने क्या किया कि कंप्यूटर का निर्माण किया। आज जब इन्होंने कंप्यूटर को बनाया तो यहाँ पे क्या किया कि स्टोर जो प्रोग्राम थे उन्हें पहले ही स्टोर कर दिया गया, निर्देशों को पहले ही स्टोर कर दिया गया और उस पर कंप्यूटर जो थे वो अपना कार्य कर रहे थे। तो कहा जाता है कि डॉक्टर जॉन वान न्यूमन का ना इस क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर के विकास में, आधुनिक कंप्यूटर के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान था। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। मैं वापस आता हूँ और आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ UNIVAC के बारे में।
यूनिवैक के बारे में यदि पूछा जाए तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, तो फुल फॉर्म कई लोग इससे पहले से परिचित होंगे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसके बारे में खास बात क्या है कि यह पहला व्यापारिक कंप्यूटर था, जिसका निर्माण किसने किया था 1954 में किसने किया था, जैक नामक कंपनी ने, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन नामक एक कंपनी ने इसका निर्माण किया था और ये पहला कंप्यूटर था जो व्यवसायिक स्तर पर उपलब्ध करवाया गया था। हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। हम देख सकते हैं कि क्या हुआ है कि कंप्यूटर का धीरे करके विकास होता रहा, तकनीकी सुधार इसमें आता रहा है, पर 1970 के दशक में जब माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हो गया, उसके बाद ही क्या हुआ कि कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई और क्या हुआ, छोटे प्रकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हो पाया। जैसे मैं बात करूं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, तो आपके एग्जाम के दौरान यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, हम उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर वर्तमान समय में आप जो देखते हैं, आपका जो प्रोसेसर इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो इसका सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, इंटेल 4004। अब यदि वर्तमान समय में आप देखेंगे क्या कि इंटेल, पेंटियम, सिलेरॉन इत्यादि जो है ना प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर ब्रांड है, अर्थात ये माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण के पश्चात ही आप देख सकते हैं दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर बना दिया गया, किसके द्वारा, एप्पल के द्वारा, एप्पल कंपनी के द्वारा। इसका नाम क्या रखा गया, एप्पल 2। तो माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण के पश्चात ही आप देख सकते हैं क्या हुआ कि कंप्यूटर जो थे उनका आकार अब छोटा हो गया था। इसकी संग्रहण क्षमता जो थी, संग्रहण स्टोरेज के लिए नए नए प्रकार के डिवाइसेस का प्रयोग किया जाने लगा था। हार्ड डिस्क वगैरह, या हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक टाइप का स्थान किसने ले लिया था, हार्ड डिस्क ने ले लिया था। कुछ क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता था किसके लिए, स्टोरेज के लिए। तो ये जो समय था, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार कंप्यूटर का क्षेत्र में क्या हुआ कि विकास होता रहा, तकनीकी विकास होता रहा। और वर्तमान समय में आप जिस कंप्यूटर को देखते हैं, ये इन्हीं सारे लोगों के प्रयास की वजह से आप देख सकते हैं वर्तमान समय में जिस कंप्यूटर को आप देख रहे हैं, यह विकसित हो पाई, अपना पूर्ण रूप प्राप्त कर सकी। तो जब हम कंप्यूटर के अगले भाग को पढ़ेंगे, जहाँ पर हमें कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण पढ़ना है, कई आधारों पर हमें इसे पढ़ना है कि जैसे हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जब हम इसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, इसके विकास की क्लासिफिकेशन को, तो हमें यहाँ क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ हमें मुख्यतः वहाँ पर पढ़ना क्या क्या है, हमें पढ़ना है वहाँ पर उसका यूज ऑफ हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, या आकार के आधार पर कितने प्रकार के हैं, या हम बात कर सकते हैं कि कार्य पद्धति, वर्किंग मेथड के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। हम उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग वहाँ पर जानेंगे और हम लोग वहाँ पर देखेंगे किस प्रकार तकनीकी सुधार के आधार पर क्या किया गया है कि ये जो है ना, इस यूज ऑफ हार्डवेयर को 5 भागों में बांटा गया है, 5 जनरेशन में बांटा गया है। तो हम वहाँ पर इन बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वैसे मैंने आपको ये जो क्लास आपको दी है, इसके संदर्भ में यहाँ पर जो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मैं आपको क्या करूँगा, अगली जो कक्षा है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको यहाँ पर प्रश्न ले आऊँगा और वहाँ पर आपको प्रश्न, यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मैं उससे आपको परिचित करवा दूँगा। तो आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।